10वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक यूरोपीय देशों ने कई देशों के आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक शोषण किया। गुड मॉर्निंग, मैं एस.के. दुबे। आज हम चर्चा करेंगे औपनिवेशिक काल की, साथ ही औपनिवेशिक काल के भूमि बंदोबस्त तथा नगरीकरण की। उपनिवेशवाद किसी समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र जब किसी निर्बल तथा साधन संपन्न राष्ट्र को अपने हितों की पूर्ति के लिए बलपूर्वक उसका शोषण करता है, वह उपनिवेशवाद कहलाता है। उपनिवेश की जनता विदेशी राष्ट्र द्वारा शासित होती है। इसमें उस जनता का कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होता जिस पर विदेशी राष्ट्र शासन करती है। 15वीं से 20वीं शताब्दी के काल में कई यूरोपीय देशों ने, जैसे पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेजी कंपनी ने शासन किया। इन यूरोपीय देशों ने सुदूर राष्ट्रों में अपना शासन स्थापित किया। यूरोपीय देशों ने कई देशों में अपने उपनिवेश स्थापित किए। इसके कई कारण थे। इनके कारणों में ट्रिपल जी की नीति है। भौगोलिक खोज के बाद कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और यूरोपीय देशों में स्वर्ण जैसी बहुमूल्य धातु के संग्रहण की प्रतिस्पर्धा जो है वह जागृत हो गई। इन लोगों ने एक नीति अपनाई जिसे जो है ट्रिपल जी कहा जाता है, जिसमें गोल्ड, ग्लोरी और गॉड हैं। यूरोपीय देशों ने इन तीनों को ही इस काल में प्राप्त किया। कच्चे माल की प्राप्ति हेतु भी उपनिवेशवाद की स्थापना हुई। एशियाई और अफ्रीकी देशों से कच्चे माल की प्राप्ति होती थी जो औद्योगिक क्षेत्रों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण था। निर्मित माल की खपत भी चाहिए थी। इस कारण से इन लोगों ने उपनिवेश की स्थापना की। जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी। नगरों की अधिशेष जनसंख्या को उपनिवेशों में स्थापित करना था, बसाना था। इस कारण से भी उपनिवेशवाद की स्थापना की गई। प्रतिकूल जलवायु, जो वस्तुएं यूरोपीय देशों में नहीं पाई जाती वे अन्य देशों में उत्पादित हो, इसके लिए उन्हें अनुकूल भूमि की तलाश थी। इन उत्पादों में आलू, तंबाकू, गरम मसाला, चीनी, कॉफ़ी इत्यादि थी। समृद्धि की लालसा ने भी यूरोपीय देशों को अन्य देशों की ओर आकर्षित किया। खासकर भारत जैसे सोने की चिड़िया वाले देशों में भी इन लोगों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया। प्रारंभ में तो पुर्तगाल और स्पेन ही आए, लेकिन बाद में डच, फ्रांसीसी और इंग्लैंड इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई। 21 व्यापारियों ने लंदन के होटल में एक समझौता के तहत महारानी एलिजाबेथ प्रथम से प्रमाण लेकर पूर्व के देशों में व्यापार करने की अनुमति मांगी। 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस ने अपना जहाज हेक्टर सूरत बंदरगाह पर लाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन की घोषणा कर दी। पुर्तगाली कंपनियों का आगमन वास्को डी गामा के
भारत आने के साथ हुआ। वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को केरल के कालीकट पहुंचा। पुर्तगालियों ने 1500 ईस्वी में कोचीन में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की। 1632 ईस्वी में लगातार 3 महीने तक 24 जून से 24 सितंबर तक मुग़ल सेनापति कासिम खां ने पुर्तगालियों पर लगातार कई आक्रमण किए। पुर्तगालियों को पराजित कर उन्हें 2 शर्त मानने के लिए विवश किया गया, या तो वे दास्ता कबूल करें या वे इस्लाम कबूल करें। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, यह नीदरलैंड की कंपनी थी। इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। डच कंपनी ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपनी प्रथम कोठी स्थापित की। 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजी कंपनी ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित कर दिया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। 1758 से 63 वाडीवास का युद्ध, जिसे तृतीय कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है, इस युद्ध में फ्रांसीसी कंपनी की पराजय होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई। इसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अब कोई यूरोपीय प्रतिद्वंदी नहीं रहा। इस युद्ध में दोनों ही तरफ भारतीय सेनाओं ने भाग लिया। भले ही जीत किसी की भी हुई हो, लेकिन मरने वालों में भारतीय सैनिक थे। इससे यह प्रतीत होता है कि भारतीयों का राजनैतिक पतन अवश्य ही हो गया था। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हो गया। कंपनी के भारत विजय तथा प्रशासनिक कार्यों के लिए दीवानी से प्राप्त राजस्व लाभकारी हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भू राजस्व के द्वारा भूमि का प्रबंधन करने का व्यवस्था किया। इसके लिए उसने 3 तरह की रीतियों को अपनाया, जिसमें स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी बंदोबस्त है। स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी और इस्तमरारी व्यवस्था भी कहा जाता है। इसमें किसानों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मध्यस्थ की भूमिका जमींदार निभाते थे। इस व्यवस्था की शुरुआत 22 मार्च 1793 ईस्वी को कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। बंगाल का छत्र
अस्थाई बंदोबस्त के लिए जाना जाता है। उस समय बंगाल के क्षेत्र में बिहार और उड़ीसा भी शामिल था। इसमें कुल राजस्व का 89% ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों को देना होता था। 11% भू राजस्व वसूल करने के एवज में जमींदार अपने पास रखते थे। एक दूसरी व्यवस्था थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसमें किसान भूमि के स्वामी होते थे। यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई, असम के कुछ भागों में शुरू की गई। इसमें भूमि का किसानों के पास जितनी भूमि होती थी उस भूमि का 1/3 क्षेत्र में जितनी उपज होती थी उसकी वसूल की जाती थी। तीसरी व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी ने महालवाड़ी शुरू की, जिसकी शुरुआत जो है सबसे पहले 1819 में होल्ड मैकेंजी ने किया था, लेकिन मार्टिन वर्ड ने इस व्यवस्था को उत्तर भारत में 1833 ईस्वी में लागू किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व की वसूली उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश से होती थी। इसमें भूमि कर काफ़ी अधिक होता था। 66% भूमि कर की वसूल की जाती थी, परंतु डलहौजी ने इस कर को कम कर 50% कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत भू राजस्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पद्धतियों का इस्तेमाल के साथ साथ कृषि के व्यावसायीकरण पर जोर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों के अनुसार एजेंटों को निर्देश दिया गया कि वे व्यावसायिक फसलों पर जोर दें, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिक से अधिक मुनाफा हो सके। इसमें रैयतों का ख्याल नहीं रखा गया। इसमें मुख्यतः कपास, जूट, कॉफ़ी, चाय, गन्ना इत्यादि फसलों की खेती करने पर जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त सड़क और रेल मार्गों ने भी व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा दिया। इसके कारण खाद्य फसलों की कमी होने लगी। 1866 ईस्वी में जब मंदी की स्थिति उत्पन्न हुई, उस समय कृषकों को ऋणग्रस्तता तथा भूखमरी और अकाल का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप दक्कन दंगा हुआ। भारत में परंपरागत कृषि के अंतर्गत झूम कृषि की जाती थी। झूम कृषि आदिम जनजाति द्वारा की जाने वाली एक परंपरागत कृषि है। इस कृषि के अंतर्गत किसान जंगल को काटकर इसके खरपतवारों को साफ कर जलाते थे, फिर उसे कृषि कार्य के लिए उपयुक्त बनाया जाता था। 2-3 साल कृषि करने के बाद इसकी उत्पादकता कम होने के बाद पुनः दूसरे स्थल पर कृषि कार्य जो किया जाता था। यह कृषि झूम कृषि कहलाती है। इसे स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय समाज में हस्तक्षेप करना शुरू किया तो इसका पुरजोर विरोध हुआ। इसी तरह का एक विद्रोह संथाल विद्रोह है, जो 1855-56 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। यह विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी सामंतों, साहूकारों तथा महाजनों के विरुद्ध किया गया विद्रोह था। इस विद्रोह का क्षेत्र झारखंड तथा पश्चिम बंगाल रहा। इस विद्रोह के नेता सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव थे।
सिद्धू कान्हू ने 60,000 संथालों को एकजुट कर अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने का ऐलान किया, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनके विद्रोह को कुचल दिया। मुर्शिदाबाद के नवाब ने सैनिकों की सहायता से संथालों की बड़ी सेना जो भाले तीर लिए थी, इनको मारा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी और संथालों के बीच का विद्रोह जून 1855 से जनवरी 1856 तक कई छीट-फूट झड़पें हुई। सिद्धू कान्हू के मारे जाने के बाद यह विद्रोह स्वतः समाप्त हो गया। 1757 के प्लासी युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का मनोबल दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। इस पर पैनी नज़र ब्रिटेन की संसद में रखी जा रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी अधिक लालच और शोषणकारी कार्य कर रहे थे। इसके लिए एक 5वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। यह रिपोर्ट 1002 पृष्ठों की है। इसे 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। इस रिपोर्ट में जमींदारों, किसानों की अर्जियां, कलेक्टर की रिपोर्ट तथा कई न्यायिक रिपोर्ट को शामिल किया गया। औपनिवेशिक काल में नगरीकरण की प्रवृत्ति देखने को मिली। इस समय में दिल्ली, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता जैसे महानगरों का विकास हुआ। नगरीकरण में मुख्य भूमिका सड़क, रेल, संचार व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, उच्च जीवन स्तर भी लोगों को नगर की ओर उन्मुख होने को प्रेरित करता है। नगरीकरण के परिणाम स्वरूप नगर का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों में वृद्धि होती है। हम लोग औपनिवेशिक काल के नगरों में बर्नियर के अनुसार नगरों की चर्चा करेंगे। बर्नियर ने भारतीय नगरों को किस रूप में देखा, जैसा कि बर्नियर फ्रांस के जोई नगर का रहने वाला था। इसका जन्म 1620 ईस्वी में हुआ। यह पेशे से डॉक्टर था। इसे घूमने फिरने का शौक़ था। यह भारत जो है आया 1658 ईस्वी में सूरत पहुंचा। उस समय जो है भारत में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के युद्ध हो रहे थे। बर्नियर भारत के शहरों में आगरा, अहमदाबाद, कश्मीर, बंगाल, राजमहल, कासिम बाज़ार, गोलकुंडा की यात्रा की। उसने आगरा के शहरों के बारे में लिखा है कि बाज़ार, अमीरों का महल और अन्य शाही महल पश्चिम के महलों से भी भव्य थे। इन नगरों का बनावट और योजना बहुत ही बेहतरीन तरीके का है। नगरों में दस्तकारी उद्योग के बारे में भी बर्नियर लिखता है। बर्नियर ने भारतीय नगरों पर पैनी निगाह रखी। इसका वृत्तांत हमें औपनिवेशिक काल के नगरों की जानकारी देता है। यूरोपियों ने, खासकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए अपने निवास के लिए सिविल लाइन का निर्माण किया। 1857 की क्रांति के बाद अपनी सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने के लिए शहर से थोड़ी दूर मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ एक सिविल लाइन होता था, जिसमें अंग्रेज़ अधिकारियों का निवास स्थान होता था। इस क्षेत्र में बड़े बड़े बंगले, पार्क, गिरजाघर, सैनिक का बैरक इत्यादि सुनियोजित तरीके से बसाया गया होता था। इस नगर को सिविल लाइन के नाम से जाना जाता है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में
रहने के लिए एक व्यवस्था चौल की होती है। मुंबई जैसे शहरों में बहुमंजिली इमारत जिसमें एक कमरा और सामने खुला बरामदा होता है, इस प्रकार के घर को चौल कहा जाता है। सर एडविन लुटियंस एक प्रमुख वास्तुकार थे। इन्होंने दिल्ली की अभिकल्पना की। दिल्ली शहर के वास्तुकार सर एडविन लुटियंस, इनका जन्म और मृत्यु लंदन में हुआ था। इन्होंने दिल्ली के कई स्मारकों का निर्माण करवाया, जिसमें राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट प्रमुख है। इस प्रकार हम लोगों ने इस चैप्टर में औपनिवेशिक नगरों की स्थापना, उसके सिविल लाइन, चौल, सर एडविन लुटियंस के साथ साथ भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी की चर्चा की। धन्यवाद। मैं इसके दुबे।